जय हिंद दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर आई है ब्रिक्स से। और क्या हुआ ब्रिक्स में, क्या रही है इस साल के ब्रिक्स के हाईलाइट। और ब्रिक्स में 6 और देश जुड़ गए हैं जो कि चाइना के फेवर के बहुत ज़्यादा देश है वहाँ पे। सो क्या इंडिया पे इसका बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, देखते हैं पूरा एनालिसिस करके इस वीडियो में। 1946 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, तब सभी देशों के पास लगभग लगभग सभी देशों के पास आर्थिक तंगी हो चुकी थी। पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी। तब उस वक्त अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे तौर पे उभर रहा था यूएस अमेरिका। तब सुवर्ण यानी गोल्ड की वैल्यू डॉलर के वैल्यू के साथ मैच हो रही थी। इतनी ज़्यादा अमेरिकन डॉलर की पहुंच बढ़ गई थी। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में उसका बेसिकली जब जब भी व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तब एक किसी एक मूल्यांकन को सामने रख के ट्रेड होता है। पहले वो मूल्यांकन होता था सुवर्ण यानी गोल्ड, आज के दिन वो डॉलर हो गया, क्योंकि 1946 में एक समिट में उसे एज अ इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी करके डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसके पीछे की हिस्ट्री सऊदी वगैरह से, मिडल ईस्ट से जुड़ी हुई है, वो किसी और लेक्चर में देखेंगे। जब भी हम आपदा आए तो अपने घर में सोना या फिर कुछ ऐसे जमा करके रखते हैं। फिर आपदा आई तो वो निकाल के सीधा बैंक में जाते हैं, पैसे एक्सचेंज करते हैं और लेके अपने घर में वापस लेके आते हैं। मगर ऐसे ही ट्रेड के मामले में हम डॉलर या फिर गोल्ड जमा करके रखते हैं। तो रशिया ने भी 330 बिलियन डॉलर यूएस के जमा करके रखे थे। जब स्विफ्ट सैंक्शन लगता है ना, तब वो डॉलर अमेरिका एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये हमारे है ही नहीं, ऐसे बोल देता है सीधे सीधे। हमारे तो है ही नहीं, ये हमारे डॉलर है ही नहीं, हम क्यों एक्सेप्ट करें। इस कारण से ये स्विफ्ट सैंक्शन बहुत तगड़ा है। और ये सैंक्शन कुछ ही दिनों बाद, रशिया यूक्रेन वॉर होने के कुछ ही दिनों बाद, मतलब ये इतना कड़ा सैंक्शन है कि बहुत ही ज़्यादा, ये जैसे वेपन में न्यूक्लियर बॉम्ब है, वैसे इकोनॉमी के सेक्शन में ये स्विफ्ट सैंक्शन है। सो ये कुछ ही दिनों में मार के फेंक दिया अमेरिका ने रशिया को, जिस कारण से रशिया के 330 बिलियन डॉलर, जी हाँ 330 बिलियन डॉलर, इतना बड़ा अमाउंट फ्रीज हो गया, कोई काम का ही नहीं रहा। इतने बड़े डॉलर जमा करके तो रखे, बट कोई काम की ही नहीं है। चाइना, रशिया, इंडिया, ये बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है, उनको भी टेंशन आने लगा यार। हम भी यूएस डॉलर को जमा करके रखते हैं। हम भी कभी पीओके वापस लेके आए या फिर चाइना ताइवान पे अटैक कर गया, सो उस कंडीशन में अमेरिका तो हमारे डॉलर भी फ्रीज कर देगा। इस कारण से बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है ब्रिक्स के देश में। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद मानो सभी दुनिया में होड़ मच गई कि हमें डॉलर छोड़ना है, हमें व्यापार से अपने डॉलर को बाजू हटाना है, क्योंकि कभी भी मानो एक दिन में सैंक्शन लगा देंगे और हमारा विषय मोकड़ा, खेल खत्म। इसीलिए ब्रिक्स में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद ब्रिक्स में 23 देशों का नामांकन आया है और हमें ब्रिक्स में ज्वाइन होना है, हमें ब्रिक्स को ज्वाइन करना है, ऐसे कहा है उन्होंने। और ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली काम कर रहा है एक नए डेवलपमेंट बैंक के लिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए, जिसमें खुद का करेंसी निकलने वाली है, खुद के पैसे निकलने वाले हैं, जो व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यूज़ होने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। 2008 में आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी आने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में थे रशिया, चाइना, इंडिया जैसे देश, जो आगे बढ़ रहे थे इकोनॉमिकल टर्म में। आर्थिक मंदी आने पर एक साथ खड़े रहेंगे, हम साथ-साथ बढ़ेंगे और साथ-साथ बढ़ने के साथ साथ-साथ कमाएँगे भी। इस नारे के साथ शुरू हुआ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना का एक नया संगठन, उसका नाम था ब्रिक्स। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें आके जुड़ गया। 2014 से पहले रशिया एक जी8 नाम के संगठन में था। जी8 यानी डेवलपिंग नेशन का एक संगठन था, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ऐसे बड़े-बड़े विकसित देश थे। मगर आज जैसे चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, वैसे ही छोटा सा 7 दिन के लिए जो वॉर डिक्लेयर हुआ था रशिया ने यूक्रेन पे, इसके कारण इन देशों को डर लगने लगा रशिया का। इसलिए उस जी8 के समिट से रशिया को बाहर निकल के फेंक दिया। अब रशिया को लगने लगा कि हमें भी एक छोटा-सा नेशन वाला ग्रुप जो हमारा है ब्रिक्स, उसे भी आगे बढ़ के एक नए लेवल पे लेके जाना चाहिए। इस कारण से रशिया ने एक अच्छी पहल ऐसे की कि हर साल ब्रिक्स की अब मीटिंग होती है। चाहे तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है ब्रिक्स का, बहुत ही ज़्यादा उज्जवल फ्यूचर है ब्रिक्स का। मगर इसमें जो 6 देश ऐड हुए हैं, सऊदी, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान,
ये चाइना के फ़ेवर के हैं, यानी कि ये चाइना को सपोर्ट करेंगे, ऐसे मानसिकता रख के कुछ लोग देख रहे हैं। उन कुछ लोगों को कहना है मेरा कि देखिए दोस्तों, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम कुछ नई करेंसी बनाएँगे, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि चाइना हमारा राइवल है, हमारी चाइना से बनती नहीं है, ऐसे-वैसे। मगर इस दौरान आपने एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात नोटिस ही नहीं की होगी, डैम श्योर। मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान मल्टीपोलर नेशन कहा है, मल्टीपोलर। जब भी इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक की बात आती है और संगठन है, समिट है, बहुत बड़े देशों की मतलब ज़्यादा देशों की, 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, तब वहाँ पे टेबल पे बैठते हैं लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इकोनॉमिक के लिए। वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत हद तक कम हो जाता है। कोई देश अपना पर्सनल रिलेशन बाजू रख के आता है, क्योंकि उसको अपना पर्सनल रिलेशन है, नो डाउट, मगर वो अपने नेशनल मुद्दे इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ये इसका सबसे पहले प्रेसिडेंट का, पीएम का एक मोटिव होता है कि अपना नेशन के जो इकोनॉमिक टर्म्स है, हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके सुलझाएँगे। इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है नेशनल लेवल पे। इसीलिए कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरनेशनल लेवल, और इसी से उत्पत्ति हुई एक नई टर्मिनोलॉजी कॉल्ड मल्टीपोलर नेशन। और मल्टीपोलर, आपके दिमाग में ये भ्रम डाला गया है कि चाइना इंडिया को या फिर रशिया को या फिर ब्रिक्स को अपने हाथ में ले लेगा और पूरे वर्ल्ड को अपने हाथ में लेके चलेगा आगे जाके, यूएस की तरह, आज जैसे यूएस कर रहा है वैसे। मगर नहीं, ये आपको बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि मल्टीपोलर कहा गया है इस कारण से ही चाइना का डोमिनेंस एक शब्द पे खत्म हो गया। लिटरली एक शब्द पे चाइना का डोमिनेंस ही खत्म हो गया, क्योंकि मल्टीपोलर जब कहा तब किसी एक कंट्री को इतना पावर नहीं दिया जाएगा जितना यूएस ने 1946 में ले लिया था। और उसी के उस पावर के बलबूते पे यूएस तो आज इतना बड़ा हो गया। ऐसे आगे चल के होने ही नहीं वाला। कोई भी देश राज़ी नहीं होगा इस कारण से। मतलब ब्रिक्स का कोई एक स्तंभ नहीं है। रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, कोई एक स्तंभ नहीं है ब्रिक्स का। बहुत ज़्यादा बड़े स्तंभ है, बहुत ज़्यादा लेवल पे स्तंभ है। इस कारण से इसे मल्टीपोलर कहा गया, और इसी कारण से चाइना का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा इस ब्रिक्स संगठन पे, ऐसे कहना था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का। यहाँ से आगे थोड़ा-सा यूपीएससी की बातें होंगी, क्योंकि यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहला कि ये ब्रिक्स नेशन किस-किस मामले को टच करेगी, किस-किस मुद्दे को टच करेगी। सबसे पहले ब्राज़ील आता है, एग्रीकल्चर इनोवेशन के मामले में बहुत अच्छा है ब्राज़ील। सेकंड साउथ अफ्रीका, मिनरल्स की कोई कमी नहीं, मिनरल्स की लिटरल कमी नहीं। सेकंड आता है इंडिया। इंडिया एक स्टेबल इकोनॉमिक, जब 2008 में सब उथल-पुथल था तब भी इंडिया स्टेबल था। सो बहुत अच्छा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है इंडिया। उसके बाद चाइना, चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मैन्युफैक्चरिंग जो लाता है चाइना, वो कहीं पे नहीं है। बस वांदे दिखाई दे रहे हैं तो रशिया के। जी हाँ, वांदे थोड़े से, यानी मतलब थोड़ी कठिनाई में दिखाई दे रहा है रशिया। सो रशिया भी आगे जाके खुद को सँभाल ही लेगा इकोनॉमी के टर्म में, क्योंकि आज के दिन उनको उनके ऊपर सैंक्शंस है। थोड़ी-सी बातें कर लेते हैं न्यू एडिशंस की, यानी कि सऊदी, ईरान, इजिप्ट वगैरह की। सबसे पहले सऊदी क्यों ब्रिक्स को जॉइन करना चाहता है? सऊदी 2 वजह से जॉइन करना चाहता है। एक आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस में उनके जो हित है, वो मिल रहे हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में यूएस कोई सऊदी को लीड नहीं लेने दे रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो जैसे इराक पे सऊदी का एक अच्छा खासा वर्चस्व था, वो हट गया। उसके बाद ईरान न्यूक्लियर डील साइन करवाने में असफल रहे यूएस, इसलिए सऊदी नाराज़ है यूएस से, इसलिए यूएस की ना बात मान के वो चाइना की तरफ आ गया। और एक बात आपको पता ही होगी कि सऊदी और ईरान के बीच में चाइना ने डील करवाई है, इसलिए सऊदी, ईरान, चाइना अच्छे मित्र हैं। उसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस मामले में फँस चुका है, क्योंकि हाल-फिलहाल में इजिप्ट ने नकारा था हमारे जम्मू के G20 मीटिंग को। इस कारण से इजिप्ट भी हमारे शकीली निगाहों, यानी इंडिया की शकीली निगाहों में बैठ बैठ चुका है इजिप्ट भी। अर्जेंटीना तो पाकिस्तान से प्लेन ले रहा है, मतलब फाइटर प्लेन, और उसमें भी इंजन चाइना का है। सो अर्जेंटीना का एज सच मामला नहीं है, बट अर्जेंटीना गुस्सा करता है ब्रिटेन और यूएस का, इसलिए वो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहता है। सो 2014 के बाद एंटी वेस्ट कंट्री का एक माहौल बन गया ब्रिक्स में,
जो कि आगे चल के इंडिया को शायद तकलीफ दे सकता है, उस परिप्रेक्ष्य में भी हम वीडियो लाएँगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे लिंकेज दे रहा हूँ आगे के लिए यूपीएससी के लिए। सो 2008 में रिसेशन आया, वर्ल्ड रिसेशन। उसके बाद 2009 में ब्रिक्स बना, 2010 में ब्रिक्स में एस यानी साउथ अफ्रीका जुड़ा, उसके बाद 2012 तक स्टेबिलिटी थी, याद रखिए स्टेबिलिटी थी। 2014 में अनस्टेबल हुआ, क्यों? क्योंकि रशिया के जो पुतिन हैं रशिया के जो पुतिन हैं, उनको एक अनसर्टेनिटी फ़ील हुई 2011 और 12 में, क्योंकि 2003 और 4 के दरमियान जो मिडल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी लाई थी यूएस ने, वो सिर्फ़ ऑयल के लिए थी। उसके बाद ऑयल पे कंट्रोल जमाना चाहता था यूएस, और रशिया के जो पुतिन हैं, वो अभी देखो और शांत रहो ऐसी कंडीशन में थे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे। जब 2008 तक बात आई, तब उनको पता चला कि यूएस अपन को बुद्धू बना रहा है, और 2012 तक उनको डैम श्योर था कि अपन को अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मामा, नहीं तो ये विषय मोकड़ा हो जाएगा, विषय खत्म हो जाएगा। तो यूएस के साथ जुड़ना भी चाहता था एक पॉइंट पे नाटो में रशिया, इस हद तक पुतिन टिल्टेड थे यूएस की तरफ। मगर यूएस ऐसी मेंटेलिटी लेके चलता था, क्योंकि यूएस के लीडर जो है वो कहते हैं कि हमें किसी और के देश में जाके युद्ध करना है, क्योंकि हमें अपने देश में चुन के आना है। और इसलिए रशिया एक अच्छा कॉम्पिटिटर था यूएस के लिए, यूएस के लीडर्स के लिए। फिर 2014 में तो आपको पता ही है, क्राइमिया पे एनेक्सेशन किया, क्राइमिया लेने के बाद G8 से रशिया को निकाला, G7 बना, और ब्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया पुतिन ने। उसके कारण ब्रिक्स आगे जाके 2016 में अच्छी कंडीशन में आ गया। 2016 में हमने यानी इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया, उसके बाद यूपीआई को भी सक्सेस होने में 2022 और 2023 तक का समय लगा है, मतलब अच्छा खासा समय लगा है। इस कारण से आप अभी मत सोचिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, और ब्रिक्स की जो करेंसी आने वाली है आज नहीं आने वाली है, एक एक कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे यहाँ से। और उसका डेवलपमेंट तो शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज मैकेनिज्म का सेटअप बैठाना बहुत ज़्यादा कठिन काम है। आपको सेट करना होगा गोल्ड से, और गोल्ड की प्राइस जैसे फ्लक्चुएट होती है, वैसे कैसे फ्लक्चुएट होगा हमारा रुपया और हमारा जो कुछ भी आने वाला है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। आपको पता ही चल जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।